Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir. Now, without wasting any time, let's start our session. So, our first video is based on 25 MCQs, and first MCQ is which continent has the most Commonwealth countries? वो कह रहे हैं किस बरी आज़म में सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ क्या है एसोसिएशन है, ठीक है, एक तंजीम है, एक बैनुल अक़वामी तंजीम है। तो किस कॉन्टिनेंट के मेंबर सबसे ज़्यादा इसमें शामिल हैं, ठीक है। अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। अफ्रीका के कितने कंट्रीज़ हैं कॉमनवेल्थ में? तकरीबन 19 कंट्रीज़, 19 कंट्रीज़ अफ्रीका की कॉमनवेल्थ में मतलब एज ए स्टेट मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनमें से 7 क्या हैं लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये इस्टेब्लिश कब हुई, कॉमनवेल्थ के बारे में बात करेंगे। कॉमनवेल्थ जो है ये इस्टेब्लिश हुई दिसंबर 1931 में, ठीक है, ये कॉमनवेल्थ इस्टेब्लिश हुई। और इसमें जो 19 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, उन सब को मैंने उनके यहाँ पे नेम मेंशन कर दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम कंट्रीज़ किस कॉन्टिनेंट की हैं। तो यूरोप की सबसे कम कंट्रीज़ हैं, सिर्फ 3 कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं। तो सिप्रस, माल्टा, यूनाइटेड किंगडम, इनके जिन कॉन्टिनेंट में शमूलियत है लेकिन कम है उनके स्टेट्स। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होती हैं, ठीक है। तो 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंघम में इंग्लैंड में होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट अफेयर में, ठीक है, कि 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम है वो किस सिटी में होंगी, ठीक है। ये लोगो है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और टोटल इसमें जो मेंबर हैं 54 मेंबर्स होते हैं। कॉमनवेल्थ की टोटल मेंबर्स की तादाद स्टेट्स कितनी है? 54 स्टेट्स हैं, या 54 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से 32 क्या हैं गरीब और छोटे ममालिक इसमें मौजूद हैं। कॉमनवेल्थ का जो वैसे गोल होता है वो क्या होता है, ये इसका जो फोकस होता है ना, वो डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और पीस, ये इन 3 चीज़ों में बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है। यानी किसी भी मुल्क में पीस की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो और डेवलपमेंट, ये इन तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। इसके मेन जो मतलब गोल्स यही होते हैं। और इसी वजह से मालदीव इसमें जो है मतलब मालदीव खुद ही इसे छोड़ के चला गया था, क्योंकि उस वक्त 2016 में ना, तो अब्दुल्ला यमीन थे जो कि पॉलिटिकल कम और अपने जो ओपोनेंट पे बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो उन पे बहुत ज़्यादा कॉमनवेल्थ की तरफ से तनकीद हुई थी, जिसकी वजह से वो अपना कंट्री को यहाँ इससे निकाल गए थे बाहर। और बाद में खैर फिर बाद में मालदीव फिर इसका हिस्सा बन गया था। द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय, जो कहते हैं मशहूर किताब द रिपब्लिक किसने लिखी थी? अब देखें बुक्स के बारे में अक्सर सवाल किया जाता है, तो द रिपब्लिक किसकी है, ठीक है, प्लाटो ने लिखी है। द रिपब्लिक किसने लिखी है? प्लाटो ने। ये किताब है किस चीज़ के बारे में? तो ये फ़िलासफ़ी और पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में है। द रिपब्लिक किस बारे में बुक है, इसमें क्या है, इसमें फ़िलासफ़ी बताई गई है प्लाटो ने, और पॉलिटिकल थ्योरीज़ के बारे में बात किया प्लाटो भाई ने। क्या किया है? प्लाटो ने लिखी है द रिपब्लिक, फ़िलासफ़ी और पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताया गया है इसमें। टू बी इन टू माइंड्स, व्हाट इज़ मीन्स टू बी इन टू माइंड्स? अब इसका मतलब होता है टू बी अनसर्टेन। अब आपके माइंड में 2 बातें हैं, लेकिन आप सर्टेन, आप क्या है उसमें अनसर्टेन है, यानी कि एक आप कश्मकश में हो कि कौन सी बात करें, या कौन सी बात सही होनी चाहिए, या मुझे कौन सा फ़ैसला लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई फ़ैसला ना कर सकना, यानी कि आपका माइंड बढ़ चुका है। जिस तरह ये इस तरह आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा होगा कि एक कोई ख्याल है, उसमें 2 ख्याल है, आप चाहते हैं ये भी हो या वो भी हो। तो इस तरह अगर हम इसको सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, टू बी इन टू माइंड्स, ठीक है। इसको सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ करेंगे कि फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा जब FSC करता है, तो उसके बाद उसके माँ बाप कहते हैं कि इसे बनना है क्या, डॉक्टर, और जो वो ख़ुद कुछ और बनना चाह रहा होता है, वो बायो या कुछ और पढ़ना चाह रहा होता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके आप माइंड में 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम फिर बिलफर्ज आपका नाम हसन रख लेते हैं, तो हम कह सकते हैं हसन इज़ इन टू माइंड्स अबाउट व्हाट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी में क्या स्टडी करें। अब हसन इज़ इन टू माइंड्स, ठीक है, यहाँ पे अब उसके दिमाग में 2 ख्याल हैं, हम यहाँ कह ये रहे हैं। ही इज़ इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, अब जैसे कि वो बायोलॉजी में तो इंटरेस्टेड है, या मतलब बायोलॉजी तो खैर उसी का सब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं ही इज़ इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, बट ही आल्सो लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। लेकिन वो इस आइडिया को भी पसंद कर रहा है कि यार मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पैसा वैसा आएगा। ज़ाहिर सी बात है पैसे वैसे के लिए बनाते हैं।
कौन मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मिनॉरिटी में शायद हों लोग। तो टू बी इन टू माइंड्स हम ऐसी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑन द कार्ड्स ईडियम मीन्स, अब ऑन द कार्ड्स ईडियम मीन्स क्या होता है? अच्छा, इन द कार्ड्स भी होता है और ऑन द कार्ड्स भी होता है। जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑन द कार्ड्स बोलते हैं, जो अमेरिकन हैं वो इन द कार्ड्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइकली या प्रोबेबली। इसका मतलब होता है प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, और लाइकली का मतलब इम्कान। यानी कि इस जब फ़िक्र में इस तरह की सिचुएशन हो या इस तरह के लिए हम इवेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द कार्ड्स किस लिए? लाइकली या प्रोबेबली इस तरह की कंडीशन हो तो हम ब्रिटिशर ऑन द कार्ड्स बोलते हैं, अमेरिकन इन द कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इस इडियम को इस तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसमें अब होता क्या है, यू मीन्स डैट इट इज़ वेरी लाइकली टू हैपन, हो इस चीज़ के इम्कान है कि ये हो सके, ठीक है। अगर हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करें तो हम कह सकते हैं आई थिंक अ प्रमोशन विल डेफिनेटली बी ऑन द कार्ड्स इफ़ यू कंटिन्यू टू मेक योर सेल टारगेट्स। कि मैं ये सोचता हूँ कि भाई प्रमोशन तुम्हारी होगी, ज़रूर होगी, इम्कान है शायद होगी, लेकिन अगर तुम अपने काम को, अपने सेल्स टारगेट को अचीव करोगे, ठीक है। तो हम इसको सेंटेंसेस में कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कान प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन। तो ये जो प्लेट्यू है ये इंडिया में है। ये किस जगह पे है? इंडिया में। अब पहले सबसे पहले हम ये प्लेटो किसे बोलते हैं देखें। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ज़मीन का वो हिस्सा जो ऊपर निकल जाए, उभरा हुआ हो, बाकी उसके सराउंडेड में ज़मीनें सारी सीधी हों, लेकिन मगर वो हिस्सा काफ़ी हद तक ऊंचाई हासिल कर ले, या इस तरह मतलब ज़मीन से काफ़ी ऊंचा हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितना भी हिस्सा है तकरीबन वो सब फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहाड़ों की तरह कुछ ज़मीन का हिस्सा बहुत ऊंचाई हासिल कर गया है और उसके सराउंडेड में सारे फ्लैट ज़मीन है, तो इसको प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को, इस हालत को, इस की जो बोलते हैं वो प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेटो क्या होता है? प्लेटो इज़ अ एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। इट इज़ फ्लैट टॉप टेबल लैंड होता है, स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया यानी कि ये जो है निकला हुआ हिस्सा होगा और बाकी इसके इर्द गिर्द जो है हिस्सा वो सारी चपटी ज़मीन होगी। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना, यानी कि इसमें बहुत वक्त लगता है ऐसी जगहों को बनने में। तो ये रिच इन मिनरल डिपॉजिट होती है इसमें, क्योंकि रॉक जो कंप्रेस होती है, ठीक है। अब जैसे कि अफ्रीकन प्लेटो की बात करें तो उसमें गोल्ड मिनरल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे गोल्ड मिनरल्स मिलते हैं। अब प्लेटो पर जो आप तो दक्कन प्लेटो की बात करते हैं तो ये इंडिया में है, ठीक है। ये आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, पिक में, इमेज में। और इसके देखें ये जो आप बाजू का झरने देखते हैं, वाटरफॉल्स, तो ये भी एक प्लेटो का ही अब हिस्सा होते हैं। देखें इससे क्या फ़ायदा है, जो यहाँ से जब पानी इधर आता है तो ये नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये इस तरह झरने भी अक्सर बनते हैं, तो ये भी अक्सर प्लेटो पे भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द सरस ईयर ऑफ यूथ। तो सारस ने कौन से ईयर को, कौन से साल को यूथ का साल कहा था, डिक्लेयर किया था? तो 1994 में जो सेशन हुआ था तो उसमें 1994 में साल को नौजवानों का साल यानी कि ईयर ऑफ द यूथ कहा गया था। इस तरह मतलब सारस नाम देता रहता है मुख्तलिफ इवेंट्स की वजह से। और जो सारस है इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। रीजनल कोऑपरेटिव जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, 8 कंट्रीज़ के नाम दे दिए गए हैं। अक्सर पूछा जाता है कि सारस की 8 कंट्रीज़ में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, या इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अफ्रीका, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब इसके मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु डेवलप सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसको कंप्यूटर समझता है और हम इससे कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम इससे कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं। तो डेनिस रिचाई ने जो है ये लैंग्वेज डिस्कवर्ड की थी, डेवलप की थी, बनाई थी, ठीक है। ये भाई हैं, ये अमेरिकन है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज 1917 में इन्होंने जो है वो अपनी लेबोरेटरी में इसकी जो भी थी इनकी काम करने की जगह, वहाँ पे इन्होंने इन्वेंट की थी, डेवलप की थी।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंट्री ज्वाइन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2006। आप जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ को तिजारत के असूल बताती है और ये बताती है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ किस तरह तिजारत करनी है, उसके असूल और कवानीन ज़वाबित क्या होंगे, ठीक है, ये सब कुछ ये देखती है। तो 2016 में अफ़गानिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ज्वाइन SCO एज फुल मेंबर ऑन। पाकिस्तान ज्वाइन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज। व्हाट इज मीन्स बाय SCO? शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने एज ए फुल मेंबर के इसे ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 NEC स्टैंड फॉर। What is means by NEC? National Economic Council. What is means NEC? National Economic Council. ठीक है, NEC किसी का एब्रीवेशन है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 12 वेयर स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ लोकेटेड। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये जी है मूर्ति है, इसके एक हाथ में विशाल है और दूसरे हाथ में किताब है, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये MCQ अक्सर मैंने नोट किया कि PPSC के ये में पूछा जाता है इसके बारे में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, न्यूयॉर्क में। इन विच सिटी ऑफ USA वाइट हाउस इज़ सिचुएटेड। तो वाइट हाउस जो है मैं आपको यहाँ पे ग्राफिकल दिखाता हूँ। तो इस तरह की एक बहुत खूबसूरत मतलब घर है, बनाया गया है, इसे वाइट हाउस का नाम दिया जाता है। ये वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC। वाइट हाउस की जगह पे है वाशिंगटन DC। इन IT CAI स्टैंड फॉर। अब IT की बात हो रही है, इसका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ये MCQs है। IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 मस्जिद ज़ू क़िबलतैन इज़ सिचुएटेड इन। मस्जिद ज़ू क़िबलतैन जो है वो किस जगह पे है, वो कौन से सिटी में है? तो वो मदीना में है, ठीक है, ये है मस्जिद, मदीना में। किस जगह? मदीना में। क्वेश्चन नंबर 16 विच आर्टिकल इन द 1972 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 257 है, इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कुछ दिनों पहले। तो आर्टिकल 257 इज़ द राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील विद no person shall be detained in custody and shall report in 24 hours। तो वो कौन सा हमारे आइन 1973 का जो आइन है, ये हमारा थर्ड आइन है, ठीक है, तीसरा आइन है और अभी तक ये नाफिज़ुल अमल है। तो ये जो आइन है इसमें कौन सी शिक है जो इस चीज़ को डील करती है? कोई भी बंदा किसी को अपनी कस्टडी में मतलब इस तरह नहीं रख सकता और उसको रिपोर्ट करनी है। अगर वो किसी ने कस्टडी में लिया भी है, अगर किसी पुलिस में या किसी अथॉरिटी ने, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट करना है। तो आर्टिकल 10 इस चीज़ को डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 10 इसको डील करता है कि कोई भी बंदा किसी की कस्टडी में नहीं रह सकता। अगर किसी ऑफिशियल ने उसे कस्टडी में लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो उसको पेश करेगा कानून के सामने। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा बाज़ू का आप देखते होंगे कि लोगों को उठा लेती है पुलिस, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं ये नहीं जानता कि मजिस्ट्रेट आता है या क्या आता है, तो वो आके ना थाने पे फ़ौरन एक किस्म का समझिए कि वो आके छापा मारता है और देखता है कि आया कि जिस बंदे की शिकायत आया है कि पुलिस वाले से लेके आए हैं वो है थाने में। अगर वो देखता है अगर वाकई थाने में ऐसा बंदा मौजूद है, वो फिर पुलिस रिकॉर्ड को देखता है। अगर वहाँ पे वो रिकॉर्ड में भी बंदा ना हुआ और थाने में भी वो बंद है, तो उसके बाद फिर पुलिस वालों पे कार्रवाई होती है और ये रियल में वैसे होता है, ये कानून है। क्वेश्चन नंबर 18 है गलीलो हैड इशू विद पीपल बिकॉज दे टॉक। अच्छा, गलीलो जो है ये एक साइंटिस्ट था ना बहुत बड़ा, तो अपने वक्त का। तो अब इसको इशू क्या था लोगों से, कि लोगों को क्या पढ़ाया गया था। सवाल को समझेंगे। गलीलो को इशू था कि क्योंकि लोगों को पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था? अर्थ वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कि ज़मीन दुनिया का यानी कि सेंटर है, यूनिवर्स का ज़मीन सेंटर है, सब कुछ ज़मीन के बाहर घूम रहा है, ठीक है। सन रिवॉल्व अराउंड सन ये नहीं है, ठीक है। मतलब उसके बरक्स ये भी स्टेटमेंट तो दुरुस्त है, लेकिन लोगों को जो पढ़ाया गया था वो ये बात पढ़ाई गई थी कि दुनिया सेंटर है,
ठीक है। तो इसने आगे कहा नहीं, दुनिया सेंटर नहीं है, दुनिया तो घूम रही है। और इसके बाद फिर जाहिर सी बात है, वहाँ पे जो उस वक्त दौर था ना, वो क्रिश्चियंस का दौर था, बहुत ज़्यादा तादाद में क्रिश्चियंस हुआ करते थे। और उन्होंने जी पादरी ने बुला लिया इसे, फास्ट फालतू इसे मजबूर किया कि भाई ये जो तू बात कर रहा है अपनी जान के दुश्मन के बना हुआ है, तो इस बात से पीछे हट जा, वरना तेरी ऐसी की तैसी। और ये हटा था, ठीक है। फिर इसे मजबूरन ये बच्चों को ये भी पढ़ाता था कि भाई जो ज़मीन है वो बाकी मतलब कोई चक्कर वक्कर नहीं कर रही और साकिन है। तो इसको जेल भी हुई थी और बाद में इसे इसके अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया था इस गलीलो भाई को, ठीक है। और इससे पहले कोपरनिकस भी ये बात कर चुका था कि यार जो ज़मीन है ना, ये कोई सेंटर में नहीं है बल्कि घूमती फिरती रहती है। एक फ़िगर वैसे पुरानी फ़िगर थी, ऐसे मैंने आपको दिखा रही थी कि ये पहले एक कंसेप्ट था कि ज़मीन जो है वो सेंटर में है और सब चीज़ें घूमती हैं। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये बाइबल में इस तरह का कंसेप्ट लिखा हुआ था, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पुलिस मैन स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट डैश डैट ऑफ द एक्यूज। अब जो पुलिस मैन की स्टोरी है वो किस चीज़ से तजाद कर रही थी, एक्यूज जो कि मुजरिम था उससे, किससे, विद, किस से कर रही थी, विद। अब जो जाहिर सी बात है पुलिस मैन जो पुलिस वाले स्टोरी बता रहे थे, अब उसका तजाद था भाई किस के साथ था, विद प्रपोजिशन जो था कि अक्यूज मुल्ज़िम के साथ तजाद था उनकी स्टोरी का। मुल्ज़िम कुछ और बता रहा था, मतलब पुलिस वाले कुछ और बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन 1945-46 इलेक्शंस, जो 1945-46 मतलब ये जो इलेक्शन हुए थे, एंड मुस्लिम लीग फॉर्म गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग ने गवर्नमेंट बनाई थी किस प्रोविंस पे, किस सूबे में, ठीक है, बनाई थी, तो बंगाल में बनाई थी मुसलमानों ने जो ये गवर्नमेंट है। तो मुस्लिम लीग जो सीटें विन की थी 113 विन की थी और 250 में से ना 130 विन कर ली उन्होंने। फिर उन्होंने सरवर्दी साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी वुमेन्स कैंडिडेट मेड इट टू द नेशनल असेंबली थ्रू डायरेक्ट जनरल इलेक्शन। 2018 में डायरेक्ट जनरल असेंबली में कितनी औरतें अपनी सीट हासिल करने में कामयाब हुई थी, तो 8। अम्बोरेला इज़, तो ये क्या है, शरब और समाल ट्री है, ठीक है। ये इसकी पिक मैंने लगा दी। ये एक छोटा सा दरख्त होता है या शरब होती है, झाड़ी या दरख्त जो भी आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर माउंटेन एडन क्रेटस इज़ सिचुएटेड। तो ये माउंटेन एडन क्रेटस ये वैसे काफ़ी खूबसूरत है, देखा जाए ना, ये इसकी पिक मैंने लगाई है। तो ये कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। Sciolist means a person who pretend to be knowledgeable। अब इसका मतलब है कि बंदा एक दिखावा कर रहा है, ख़ुद को बता रहा है, दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीका इज़। तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा अफ्रीका की कौन सी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी की निस्बत बहुत ज़्यादा है, तो नाइजीरिया इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी अफ्रीका की कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा आबादी वाली है, नाइजीरिया।